नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो महाराष्ट्र में महिला अत्याचार मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गृह विभाग के साथ बैठक हुई। बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि दोबारा साकिना का या महिला अत्याचार की घटनाएं ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कोई मामला सामने आए तो तुरंत संज्ञान ले, मामला दर्ज कर कार्रवाई करें। साकिना का मामले में भी सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई की है। आज मुंबई सीपी ने इसकी जानकारी दी। महिला अत्याचार की घटनाएं रोकने आने वाले विंटर सेशन में महिला सुरक्षा का शक्ति बिल का मसौदा तैयार कर सदन में रखा जाएगा। इसके बारे में सरकार ने आज सभी पुलिस अफसर्स को और यूनिट कमांडर्स को एक सूचना दी है कि उन्होंने अपने अपने एरिया में इसका ढंग से बंदोबस्त करना चाहिए। कोई अगर ऐसी घटना होती है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके बारे में वो अरेस्ट होना चाहिए और अरेस्ट होने के बाद में उसका चार्जशीट कर जल्दी से जल्दी कोर्ट में जाकर इसका कन्विक्शन कैसा हो ये देखना चाहिए। इसके बारे में सरकार ने आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आज रायगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्थानीय अपराध जांच विभाग के सामने पेश हुए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने स्थानीय आपराधिक जांच कार्यालय में पेश होने के बाद मीडिया से वो मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मैं अदालत के आदेश का पालन करने आया हूं। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद जमकर बवाल भी हुआ था और नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया था। नारायण राणे को महाड़ कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 2 बार रायगढ़ पुलिस के सामने भी पेश होने के आदेश दिए गए थे। 31 अगस्त 2021 को नारायण राणे ने अपने वकीलों के जरिए थाने में बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आज 13 सितंबर को दूसरी पेशी थी, जहां नारायण राणे 3 बजे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्थानीय अपराध जांच विभाग में पेश हुए और प्रक्रिया को पूरा किया। कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश के मुताबिक राणे साहब लास्ट डेट को आने वाले थे, लेकिन फॉर मेडिकल ग्राउंड्स ही वाज नॉट एबल टू कम। लेकिन आज वो पुलिस स्टेशन में एसपी ऑफिस में उनका इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में जो भी पुलिस ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन राणे साहब ने दिए। उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गया है और हम लोगों ने राणे साहब ने पूरा इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट। सर, वॉइस चेकअप के बारे में क्या है? वॉइस सैंपल के बारे में अब तक पुलिस ने कुछ हमसे मांगा नहीं है। जब भी पुलिस हमसे वॉइस सैंपल मांगेगी हम डेफिनेटली वो वॉइस सैंपल दे देंगे। लेकर आज नारायण राणे जो है अलीबाग के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गुन्हे अन्वेषण विभाग में जो है वो यहाँ पे उन्होंने हाजिरी लगाई और उसके बाद उन्होंने अपनी जो भूमिका है वो रखी। उन्होंने अपना बयान दिया। आगे देखकर ये माहौल जो है वो किस प्रकार मोड़ लेता है यह देखने वाली बात है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मचिल सावंत, रायगढ़। तो महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के एक और मंत्री हसन मुशर्रफ के खिलाफ 127 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। यह आरोप बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने लगाया है। किरीट सोमैया ने कहा है कि हसन मुशर्रफ के द्वारा किए गए घोटालों का पूरा सबूत मैंने इनकम टैक्स विभाग को दिया है, जो तकरीबन 2700 पन्नों का है। सोमैया ने कहा है कि हसन मुशर्रफ और उनके परिवार ने मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन और शेल कंपनियों के जरिए 127 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया। आपको बता दें कि हसन मुशर्रफ फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में ग्राम विकास मंत्री और एनसीपी के नेता हैं। सोमैया ने कहा कि वो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में भी मुशर्रफ की शिकायत करेंगे। इसके पहले किरीट सोमैया राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर, मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर समेत पर अवैध निर्माण कार्य और जमीन कब्जा करने का आरोप लगा चुके हैं। इसके अलावा भावना गवली, रविंद्र वायकार, जितेंद्र आव्हाड, छगन भुजबल, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव और मिलिंद नार्वेकर पर भी घोटाले का आरोप लगा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हसन मुशर्रफ पर भाजपा के प्रवक्ता किरीट सोमैया ने 127 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा दिया। इन आरोपों के बाद हसन मुशर्रफ ने सोमैया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का दावा करने की बात कही। किरीट सोमैया ने जो आरोप किया है वो
तथ्यहीन है, उसे कुछ ही पुरावा नहीं है, इसलिए उनके ऊपर मैं 100 करोड़ का अबरू नुकसान का फौजदारी दावा 2 हफ्ते में कोल्हापुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करने वाला हूँ। इसके पीछे कौन है ऐसा आपको लगता इसके है? पीछे चंद्रकांत पाटिल और समरजीत गाडगे हैं। उनका धैर्य नहीं है मेरे साथ ये करने का। और ये कोल्हापुर जिला में भारतीय जनता पक्ष से साफ उन्होंने किया है और मैं वारंवार ये भारतीय जनता पक्ष के बारे में और ये सभी बारे में मेरे नेता पवार साहब के बारे में जो आरोप करते हैं उनके बारे में मैं बोलता हूँ। इसलिए मेरा आवाज दबाने के लिए उन्होंने एक कारस्तान किया है। चंद्रकांत पाटिल इनके खिलाफ आप एंटी करप्शन में भी चंद्रकांत पाटिल ने जो बांधकाम मंत्री थे उन्होंने हाइब्रिड एन्युटी जो रस्ते प्रकल्प था उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। मैं लीगल से बात करके उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करने वाला हूँ। मुद्दई बुरा लाभ चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। शिवसेना सांसद संजय राउत के जौनपुर पैटर्न वाले विवादित बयान पर भाजपा के नेता उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि राउत को ओछी राजनीति करने से बाज आना चाहिए। महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष एवं पूर्व गृह मंत्री हैं कृपाशंकर सिंह, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संतोष मौर्य ने। भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह अपने साथ में सर कल जिस प्रकार से साकीनाका में जो एक लेडीज़ का जो दुष्कर्म हो गया है उसमें आज संजय राउत जी ने एक बयान दिया है संपादकीय में कि जौनपुर से जो उत्तर प्रदेश का जिला है वहाँ का वो आरोपी है, तो इस पर लेके कहते हुए जौनपुर पे उन्होंने निशाना साधा है। किस प्रकार से देखते हो बयान? आरोपी कोई उसकी जात नहीं होती, उसका धर्म नहीं होता, उसकी भाषा नहीं होती, उसका कोई जिला नहीं होता है और ऐसे दरिंदों का तो कहीं जगह कोई नहीं देगा। मैं तो सबसे पहले सरकार से कहूँगा जल्द से जल्द गिरफ्तार हो गया ये बड़ी बात है, उसके ऊपर कार्रवाई करें और कठोर से कठोर कार्रवाई करें और सज़ा फांसी से कम तो नहीं। उन्होंने जौनपुर पैटर्न के संदर्भ में एक बात कही है, तो किस प्रकार से उस बयान को आप देखते हो जिस प्रकार को उन्होंने बयान किया है? मैं भी समझ नहीं पाया कि जौनपुर पैटर्न क्या है। उसको पता है जौनपुर पैटर्न। अब वो उत्तर भारतीय समाज पूरे महाराष्ट्र के मतलब संस्कृति से समरस हो गया है। एक के दुखे किसी को बयान देने से के लिख देने के लिए, हालांकि इसकी घोर निंदा की। ये जो वक्तव्य है इसके मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतना निंदनीय ये वाक्य है पैटर्न का कि मैं इससे और कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं तो आपके समय भी वैसे हुए थे, लेकिन किस प्रकार का ये माहौल रहता है और किस प्रकार का दबाव एक पुलिस प्रशासन के ऊपर रहता है? नहीं, पुलिस अपना काम करेगी, कोई दबाव तंत्र से नहीं काम करा कि मैं पुलिस विभाग को नज़दीक देखा हूँ। हमारी बम्बई की पुलिस, हमारी जो पुलिस है वो काम करेगी और काम किया, उसने पकड़ा। मेरा निवेदन है सभी राजनीतिक पार्टियों से इस विषय को अलग दिशा में ले जाने के प्रयास न करें। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में महिला अत्याचारों की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। ठाणे जिले के उल्हासनगर में भी 15 वर्षीय लड़की के साथ रेप के बाद उस पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। यह घटना पिछले शुक्रवार की बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने 30 वर्षीय आरोपी श्रीकांत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने भगवान गणेश के दर्शन किए। प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह के घर पर गणेश मूर्ति स्थापित की गई थी। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए सिंह के घर पर जानी मानी हस्तियां आ रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने भी आज सिंह के घर जाकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में महिला अत्याचारों की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। ठाणे जिले के उल्हासनगर में भी 15 वर्षीय लड़की के साथ रेप के बाद उस पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। यह घटना पिछले शुक्रवार की बताई जा रही है।
मामले में पुलिस ने 30 वर्षीय आरोपी श्रीकांत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लड़की अपने दोस्तों के साथ शिरडी से लौटते हुए उल्लासनगर रेलवे थाना क्षेत्र में ऊपरीगामी पैदल पर चल रही थी। उसी दौरान आरोपी गायकवाड़ अचानक उसके पास आया और जबरदस्ती उसका स्कार्फ हटा दिया। इसके बाद आरोपी ने युवती के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। आरोपी ने युवती को धमकी भी दी कि अगर उसके दोस्त उसे बचाने आए तो वो उन्हें भी हानि पहुंचाएगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी लड़की को रेलवे स्टेशन के पास बनी एक झोपड़ी में ले गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर उसने बलात्कार किया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज दोपहर 1:30 बजे सह्याद्री में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों की बैठक हुई है और इसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साकीनाका रेप पीड़िता के परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया। पुलिस आयुक्त ने आगे कहा कि आरोपी ने साकीनाका रेप केस में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है। इस मामले में पुख्ता सबूत मिले हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि वारदात कैसे हुई। पूरे मामले की 1 महीने के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य चंद्रमुखी और अरुण हलदार ने भी दौरा किया है और चर्चा की है। उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। साकीनाका रेप केस के आरोपी मोहन चौहान के भाई ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया है कि मोहन चौहान ने कुछ साल पहले उनकी बेटी से रेप की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि वो एक चोर और शराबी है, उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। चौहान के भाई ने कहा कि पहले मेरा भाई मेरे साथ असलफा गांव में रहता था, लेकिन 7 साल पहले उसने मेरी बेटी के साथ बलात्कार करने की धमकी दी थी और इसीलिए मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। बाद में वो साकीनाका में खैरानी रोड पर रहने लगा और ड्राइवर की नौकरी करने लगा। कुछ महीने पहले उसे वाहन के पुर्जे चुराते हुए पकड़ा गया था और नौकरी से निकाल दिया गया था। वो शराब पीता है, रोजाना ड्रग्स लेता है। उनकी 2 बेटियां, 1 बेटा है। उत्तर प्रदेश में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसने जो अपराध किया है उसके लिए उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। उधर मुंबई के कांदिवली के जानूपाड़ा इलाके में एक नाबालिग लड़की ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने को लेकर छोटे भाई से पूरा विवाद हुआ था, जिससे नाराज होकर लड़की ने कदम उठा लिया। बता दें कि समता नगर क्षेत्र के जानूपाड़ा इलाके में शुक्रवार रात मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर भाई बहन में यह विवाद हुआ था। छोटे भाई से हुए विवाद के बाद बहन ने जहरीली दवा पी ली। इसी से उसकी तबीयत खराब होने लगी। जैसे ही परिजन को इस बात की जानकारी लगी, उसे सब लोग हॉस्पिटल लेकर दौड़े, लेकिन इलाज के दौरान नाबालिग लड़की की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पीएसआई संतोष खरडे ने मौके पर पहुंचकर घटना का पंचनामा कर परिवार वालों से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे शताब्दी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पीड़ित लड़की की मौत की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार के हवाले किया। ठाकुरलेज कांदिवली में एक गरीब परिवार है, जिस परिवार में 4 लड़कियां और एक लड़का है और पिताजी उनके ऑटो रिक्शा चलाते हैं। परिवार में की एक जो लड़की है 16 साल की, उसका उसके भाई के साथ में मोबाइल गेम खेलने के ऊपर से झगड़ा हो गया है, जो किरकोळ झगड़ा था। लड़की का स्वभाव थोड़ा गुस्सेलू था, इसलिए उसको गुस्सा सहन नहीं हो पाया। घर के बाहर जाके एक मेडिकल पे से उसने रेटॉल के रैट किलर जो रहता है वो दवाई खा ली और जैसे उनके घर को पता चलता है कि उसने दवाई खाई है, वो हॉस्पिटल में शताब्दी हॉस्पिटल कांदिवली हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ पर दवा पानी चल रहा था, वही दूसरे दिन उसकी डेथ हो जाती है उधर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को एक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि कोई मानसिक रूप में अस्वस्थ कितने व्यक्तियों को पहचान की गई है और कोविड-19 रोधी टीका लगाने के लिए उनका पंजीकरण किया गया है, जो बेघर थे या जिनका कोई कानूनी संरक्षक नहीं था। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए।
पीठ ने साथ ही बृहन्मुंबई महानगर पालिका को भी एक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए। रविवार आधी रात पुणे के बावधान बुदुक में किराने का सामान ऑनलाइन बेचने वाली कंपनी बिग बास्केट के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग से गोदाम में लाखों रुपए और कैश भी जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। एमएमआर रीजन में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। ठाणे और पालघर में आगामी 3 भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसका असर मुंबई पर भी दिखाई देगा। अगले 2 दिनों तक मुंबई में कहीं भारी तो कहीं उससे भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार के बाद से राज्य में मानसून कमजोर रहने के संकेत भी वैज्ञानिकों ने दिए। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी के उफान पर होने के कारण नासिक के एक मंदिर के जलमग्न होने का वीडियो भी सामने आया है। नासिक में हो रही बारिश की वजह से यहां के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी पानी भर गया। आलम कुछ ऐसा है कि मंदिर के प्रांगण में कई फीट पानी भरने के बाद पानी आम मंदिर की सीढ़ियों से होकर बहने लगा। बता दें कि महाराष्ट्र के कई शहरों में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। मुंबई में भी बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कई जिलों में फिर से बारिश की शुरुआत हो गई है। मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे और नवी मुंबई में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई। सतारा जिले के बांध क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कोयना बांध का जलस्तर बढ़ गया। यहां से 30,000 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू हो गई है। इसलिए नदी किनारे के गांवों को अलर्ट कर दिया गया। रायगढ़ जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। राज्य में बारिश की तीव्रता उम्मीद के मुताबिक बढ़ी है। गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव को पुणे समेत पूरे महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दगडुशेव हलवाई गणपति मंडल के ट्रस्टी महेश सूर्यवंशी ने बताया कि बप्पा के प्रति अपनी आस्था रखने वाले एक उद्योगपति ने गुप्त दान के रूप में बप्पा को 10 किलो का सोने से बना एक मुकुट चढ़ाया है। इस मुकुट की कीमत तकरीबन 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गोल्ड के अलावा इसमें कीमती मणिक भी जड़े हुए हैं। आज महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।